डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पीएम मोदी का नीदरलैंड दौरा खत्म। भारत नीदरलैंड के बीच 17 समझौतों पर हस्ताक्षर। नीदरलैंड के बाद स्वीडन दौरे पर पीएम मोदी। ट्रेड, टेक्नोलॉजी और डिफेंस पर होगा बड़ा फोकस। जनसंख्या बढ़ाने के लिए कैश ऑफर। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू का बड़ा ऐलान। आंध्र प्रदेश में तीसरा बच्चा होने पर मिलेंगे 30,000, चौथे बच्चे पर 40,000 रुपए। नायडू ने कहा, आंध्र प्रदेश में बच्चे पैदा करने की दर लगातार गिर रही, जिसका अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ रहा। फिर पड़ी महंगाई की मार। 2 दिन में 2 बार महंगी हुई सीएनजी। सीएनजी 1 रुपए प्रति किलो महंगी हुई। 2 दिन में कुल मिलाकर 3 रुपए महंगी हुई सीएनजी। दिल्ली में 1 किलो सीएनजी की कीमत 80.9 रुपए हुई। राजधानी एक्सप्रेस में लगी भीषण आग। मध्य प्रदेश के रतलाम में निजामुद्दीन से त्रिवेंद्रम जा रही राजधानी एक्सप्रेस में लगी आग। त्रिवेंद्रम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस के B1 AC कोच में लगी आग। सभी यात्री सुरक्षित, बड़ा हादसा होने से टला। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूरोप दौरे के दौरान भारत और नीदरलैंड के रिश्तों को नई ऊंचाई मिल गई है। द हेग में शनिवार को हुई बैठक में पीएम मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटन ने दोनों देशों के संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक बढ़ाने का ऐलान किया है। इस दौरान रक्षा, सेमीकंडक्टर, क्रिटिकल मिनरल्स, ग्रीन हाइड्रोजन, ऊर्जा, कृषि और तकनीक समेत कई अहम क्षेत्रों में 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान में दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति पर गहरी चिंता जताई, खासतौर पर हॉर्मुज स्ट्रेट में बढ़ते तनाव और वैश्विक ऊर्जा सप्लाई पर उसके असर को लेकर दोनों देशों ने चिंता जाहिर की। पीएम मोदी और रॉब जेटन ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रास्तों पर निर्बाध आवाजाही और व्यापार पूरी दुनिया की आर्थिक स्थिरता के लिए बेहद जरूरी है। दोनों नेताओं ने हॉर्मुज स्ट्रेट में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन यानी सुरक्षित और खुले समुद्री मार्गों के समर्थन की बात कही। वहीं प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड दौरे के बाद स्वीडन के गोथेनबर्ग दौरे पर रहे। पिछले 8 सालों में यह उनकी पहली स्वीडन यात्रा होगी। इससे पहले उन्होंने 2018 में पहले इंडिया नॉर्डिक समिट के दौरान स्वीडन का दौरा किया था। इस बार का दौरा भारत और स्वीडन के लिए बीच ट्रेड, टेक्नोलॉजी, ग्रीन ट्रांजिशन और डिफेंस सहयोग को नई रफ्तार देने के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। वहीं विदेश मंत्रालय के मुताबिक इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। दोनों नेता व्यापार और निवेश, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती तकनीकों, सप्लाई चेन, रक्षा सहयोग, अंतरिक्ष, जलवायु परिवर्तन और लोगों के बीच संबंधों जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पीएम मोदी यूरोपीय राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री कार्यक्रम के चीफ गेस्ट के तौर पर भी शामिल होंगे। इस मंच पर यूरोप की बड़ी कंपनियों के सीईओ मौजूद रहेंगे। यहाँ पीएम मोदी के साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन भी संबोधित कर सकती हैं। भारत और स्वीडन के आर्थिक रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं। दोनों देशों के बीच 2025 में व्यापार $7.75 अरब तक पहुंच चुका है। फिलहाल 280 से ज्यादा स्वीडिश कंपनियां भारत में काम कर रही हैं, जबकि 75 से अधिक भारतीय कंपनियां स्वीडन में सक्रिय हैं। डिफेंस सेक्टर में भी दोनों देशों की साझेदारी तेजी से बढ़ रही है। दिल्ली एनसीआर में रहने वालों को एक बार फिर महंगाई का झटका लगा है। दिल्ली एनसीआर में सीएनजी के दामों में एक बार फिर बढ़ोतरी की गई है। सीएनजी 1 रुपए प्रति किलो महंगी हो गई है। इससे पहले गैस कंपनियों ने 2 रुपए की बढ़ोतरी की थी, यानी कुल मिलाकर 3 दिनों के भीतर सीएनजी 3 रुपए महंगी हो गई है। दिल्ली में 1 किलो सीएनजी की कीमत 80.9 रुपए हो गई है। वहीं गाजियाबाद में 1 किलो सीएनजी की कीमत अब 88.70 रुपए है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में सीएनजी 84 रुपए प्रति किलोग्राम है। दरअसल देश अपनी जरूरत के हिसाब से प्राकृतिक गैस का आयात 50% से ज्यादा करता है। हॉर्मुज संकट के बाद आपूर्ति में कमी और मांग बढ़ने से गैस कंपनियों के लिए गैस खरीदना महंगा हो गया। कंपनियों का कहना है कि अगर अब कीमतें नहीं बढ़ाई गई तो कंपनियों को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। इसलिए लागत का बोझ अब ग्राहकों पर डालना ही एकमात्र विकल्प है। दिल्ली एनसीआर में आईजीएल
और महाराष्ट्र में MGL CNG PNG गैस की सप्लाई करती है। हालांकि आम जनता की रसोई तक पाइप से मुहैया कराई जाने वाली प्राकृतिक गैस यानी PNG और घरेलू खाना पकाने वाले LPG गैस सिलेंडर दोनों की कीमतों में अभी कोई बदलाव नहीं हुआ है। पश्चिमी देशों में संघर्ष के बीच भारत समेत पूरे विश्व में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ रांची में भी आक्रोश प्रदर्शन का दौर जारी है, जहां भाकपा माले द्वारा एल्बर्ट एक्का चौक पर जोरदार प्रदर्शन का आह्वान किया गया। इस दौरान मौके पर पहुंचे पार्टी के प्रदेश सचिव मनोज भक्त ने केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव समाप्त होते ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी कर केंद्र ने जनता के साथ धोखा किया। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर नाराजगी व्यक्त करते हुए भारत अमेरिका के संबंधों को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े किए गए। तो वहीं इस प्रदर्शन के दौरान पोस्टर हाथ में लिए बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक लोग अपना आक्रोश जाहिर करते हुए नारेबाजी करते दिखाई दिए। इस बीच भाकपा माले से अनंत प्रसाद गुप्ता, मोहन दत्ता, RN सिंह, नंदिता भट्टाचार्य, त्रिलोकी नाथ, गौतम आदि भी मौजूद थे, जिन्होंने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर इस आंदोलन का मोर्चा संभाला। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने शनिवार को एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अब राज्य में जो परिवार तीसरा बच्चा पैदा करेगा उसे सरकार 30,000 रुपए देगी और अगर चौथा बच्चा हुआ तो 40,000 रुपए मिलेंगे। यह ऐलान उन्होंने श्रीकाकुलम जिले के नरसंतरापेटा में एक पब्लिक मीटिंग में किया। मार्च 2025 में नायडू ने विधानसभा में बताया था कि सरकार दूसरा बच्चा पैदा करने वाले जोड़े को 25,000 रुपए देने के बारे में सोच रही है। यानी पहले सिर्फ दूसरे बच्चे पर पैसे देने की बात थी, लेकिन बाद में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सत्य कुमार यादव ने बताया कि सरकार ने फैसला बदला और यह सुविधा तीसरे और चौथे बच्चे पर भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री नायडू का कहना है कि आंध्र प्रदेश में बच्चे पैदा करने की दर लगातार गिर रही है। दुनिया भर में यह माना जाता है कि किसी भी राज्य या देश की आबादी तब स्थिर रहती है जब हर महिला औसतन 2.1 बच्चे को जन्म दे। मुख्यमंत्री नायडू ने चिताया कि अगर यह दर और नीचे गिरी तो राज्य की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा। उन्होंने ये भी बताया कि आज कई जोड़े सिर्फ एक बच्चा रखना चाहते हैं क्योंकि उनकी कमाई बढ़ गई है और वे सोचते हैं कि एक बच्चा ही काफी है। कुछ लोग दूसरा बच्चा तभी करते हैं जब पहला बेटा ना हो। इस सोच की वजह से आबादी नहीं रही है। मुख्यमंत्री नायडू ने कहा कि बहुत से लोग सोचते हैं कि बच्चे बोझ होते हैं, लेकिन यह गलत सोच है। बच्चे दरअसल एक संपत्ति है, यानी देश और परिवार दोनों के लिए फायदेमंद है। नायडू ने कहा कि वे यह साबित करके दिखाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर प्रवास के दौरान लगातार दूसरे दिन रविवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में विभिन्न जिलों से आए लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति की समस्या का समाधान सरकार की प्रतिबद्धता है। मुख्यमंत्री ने अफसरों को निर्देशित किया कि वे पूरी तत्परता और संवेदनशीलता के साथ यह सुनिश्चित करें कि बिना भेदभाव सबको न्याय मिले, हर पात्र को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले, जरूरतमंदों के समुचित इलाज की व्यवस्था हो, जमीन कब्जाने वाले भूमाफिया व दबंगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। गोरखनाथ मंदिर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के बाहर आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 150 लोगों की समस्याएं सुनी। सबके प्रार्थना पत्रों को संबंधित अधिकारियों को संदर्भित करते हुए त्वरित और संतुष्टिपरक निस्तारण का निर्देश देने के साथ लोगों को आश्वस्त किया कि हर समस्या का प्रभावी समाधान कराया जाएगा। जनता दर्शन में एक महिला ने परिवार की कमजोर आर्थिक स्थिति का जिक्र कर बिटिया के विवाह में सहायता देने का अनुरोध किया। सीएम ने जब महिला को प्रति जोड़ा 1 लाख रुपए आवंटन वाले मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के बारे में बताया तो वह खुश हो गई। महिला ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि योजना का लाभ उसकी बिटिया को कैसे दिला दिया जाए। इस पर सीएम ने अधिकारियों को जरूरी प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देशित किया। जनता दर्शन में गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए आर्थिक मदद की गुहार लेकर आए कई लोगों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि धन के अभाव में किसी का इलाज नहीं रुकेगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो भी जरूरतमंद है प्रशासन उनके उच्च स्तरीय इलाज का एस्टीमेट शीघ्रता से बनवाकर उपलब्ध कराए। एस्टीमेट मिलते ही सरकार तुरंत धन उपलब्ध कराएगी। राजस्व और कानून व्यवस्था से जुड़े मामलों में मुख्यमंत्री ने शीघ्रता से निस्तारण के निर्देश दिए।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 के अंतर्गत जनपद गोरखपुर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित किया। सीएम योगी ने कहा कि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान निर्मित हुआ। 26 जनवरी 1950 को भारत ने अपना संविधान अंगीकार किया। संसदीय प्रणाली लागू हुई जिसमें जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि शासन की व्यवस्था का संचालन करेंगे। उनका चुना गया नेता देश में प्रधानमंत्री के रूप में, राज्यों में मुख्यमंत्री के रूप में उस व्यवस्था का संचालन करेंगे। अभी पहला आम चुनाव नहीं हुआ था, लेकिन कांग्रेस ने तुष्टीकरण जिन कारणों से देश का विभाजन हुआ, उन कारणों को फिर से भारत की राजनीति का हिस्सा बनाना प्रारंभ कर दिया। अभी संविधान ठीक ढंग से लागू होना प्रारंभ भी नहीं हुआ कि कांग्रेस ने तुष्टीकरण का खेल प्रारंभ किया। तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लगा कि हमें कोई एक ऐसा दल गठन करना चाहिए जो भारत की राष्ट्रीयता और बेहतर भविष्य के लिए कार्य योजना बनाने में योगदान दे सके। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान निर्मित हुआ और 26 जनवरी 1950 को भारत ने अपना संविधान अंगीकार किया। भारत ने शासन की जिस व्यवस्था को अपने यहां लागू किया, वह संसदीय प्रणाली लागू हुई, जिसमें जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि शासन की व्यवस्था का संचालन करेंगे और शासन की व्यवस्था की बागडोर उनके हाथों में होगी। उनका चुना गया नेता देश के अंदर प्रधानमंत्री के रूप में और राज्यों में मुख्यमंत्री के रूप में उस व्यवस्था का संचालन करेंगे। अब ये पहला आम चुनाव नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व ने तुष्टीकरण जिन कारणों से देश का विभाजन हुआ था, उन कारणों को अभी से फिर से भारत की राजनीति का हिस्सा बनाना प्रारंभ किया। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का अलग अंदाज जांजगीर चांपा जिले के कोसला गांव में देखने को मिला। मुख्यमंत्री अचानक गांव पहुंचे और पीपल के पेड़ के नीचे जन चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। दरअसल शनिवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का हेलीकॉप्टर अचानक पामगढ़ विकासखंड के कोसला गांव में उतरा, जिससे ग्रामीणों में उत्साह का माहौल बन गया। सीएम साय ने पीपल के पेड़ के नीचे जन चौपाल लगाकर लोगों से सीधा संवाद किया और मौके पर ही समस्याओं के निराकरण के निर्देश दिए। इस दौरान कलेक्टर और एसपी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से शासन की योजनाओं का फीडबैक लिया और पूछा कि पटवारी गांव में नियमित रूप से आते हैं या नहीं। सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री लगातार गांव में पहुंचकर योजनाओं की जमीनी हकीकत जान रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपद चंपावत के ऐतिहासिक और प्रसिद्ध मां वाराही शक्तिपीठ धाम देवी धुरा पहुंचकर मंदिर के नवनिर्माण एवं विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया तथा निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि मां वाराही धाम केवल श्रद्धा और आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक है। उन्होंने स्पष्ट किया कि धाम का विकास इसकी पौराणिक गरिमा और मूल स्वरूप को सुरक्षित रखते हुए किया जाएगा, ताकि श्रद्धालुओं को आधुनिक सुविधाओं के साथ दिव्य आध्यात्मिक अनुभव की प्राप्त हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में मां वाराही धाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धार्मिक पर्यटन का प्रमुख केंद्र बनेगा, जिससे क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार के नए अवसर खुलेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मां वाराही मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। बताया गया कि लगभग 15 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से मंदिर की भव्य एवं दिव्य नवनिर्माण कार्य आगामी 2 से 3 सालों में पूरा किया जाएगा। मंदिर निर्माण में राजस्थान के विशेष नक्काशीदार पत्थरों का उपयोग होगा, जबकि स्थापत्य कला एवं शिल्पकार गुजरात के विशेषज्ञ कारीगरों की देखरेख में संपन्न किए जाएंगे। निरीक्षण के दौरान जगदीश चंद्र गहतोड़ी नवनीत ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत संचालित निपुण भारत अभियान से संबंधित अपनी पुस्तक निपुण का संगीत मुख्यमंत्री को भेंट की।
हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के आदेश के बाद नगर निगम द्वारा अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जा रहा है। अतिक्रमण हटाने के लिए भारी सुरक्षा के बीच लखनऊ के कैसरबाग स्थित सिविल कोर्ट के बाहर बने चैम्बर्स को हटाया जा रहा है। रविवार सुबह 9 बजे से वकीलों के चैम्बरों और दुकानों समेत 240 अवैध अतिक्रमण को तोड़ा गया। 6 बुलडोजरों ने अवैध निर्माण को ठहराया। सुबह प्रशासन की टीम बुलडोजर लेकर पहुंची तो 100 से ज्यादा वकील दुकानदार जुट गए, नारेबाजी करने लगे और जमीन पर बैठकर धरना देने लगे। पुलिस ने हटाने की कोशिश की तो वकीलों और दुकानदारों से बहस हो गई, फिर जमकर धक्का मुक्की हुई। इसके बाद पुलिस ने लाठी चलाकर वकीलों और दुकानदारों को वहां से हटाया। फिलहाल 4 ASP, PAC और पुलिस के 300 से ज्यादा जवान मौके पर तैनात है। फिलहाल मौके पर नगर निगम के अधिकारी और भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर तैनात है। त्रिवेंद्रम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेसवे के B1 AC कोच में रविवार सुबह करीब 5:30 बजे भीषण आग लग गई। यह हादसा कोटल रेल मंडल के अंतर्गत रतलाम जिले के आलोट स्टेशन के पास लूड़ी रच्चा विक्रमगढ़ आलोट स्टेशन के बीच हुआ। गनीमत रही कि समय रहते सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। हादसा उस वक्त हुआ जब ट्रेन अपनी रफ्तार में रतलाम के लूड़ी रच्चा विक्रमगढ़ आलोट स्टेशन के बीच से गुजर रही थी। तभी सुबह करीब 5:30 बजे ट्रेन के गार्ड ने ट्रेन से धुआं निकलता देखा और इसकी सूचना इंजन चालक को दी। इसके तुरंत बाद ट्रेन को आपातकालीन स्थिति में ट्रैक पर रोका गया और RPF स्टाफ ने मोर्चा संभालते हुए महज 15 मिनट के अंदर सभी पैसेंजर्स की डीबोर्डिंग पूरी कराई। अधिकारियों ने बताया कि जिस कोच में आग लगी थी उसमें 68 यात्री सवार थे। ट्रेन में मौजूद स्टाफ और RPF की सतर्कता से सभी यात्री सुरक्षित हैं। साथ ही रेलवे ने प्रभावित कोच को ट्रेन से अलग कर दिया। वहीं आग लगने की खबर मिलते ही कोटा रेल मंडल से राहत बचाव और टेक्निकल टीमें तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। एहतियात के तौर पर ट्रेन का बिजली कनेक्शन काट दिया गया। इस दुर्घटना के कारण दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक पर ट्रैफिक को पूरी तरह रोक दिया गया, जिससे काफी देर तक इस रूट पर रेल परिचालन बाधित रहा। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के कल्याण से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। अपने ही नाबालिग बच्चों के माध्यम से चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले एक फैमिली गैंग का पर्दाफाश कल्याण की महात्मा फुले चौक पुलिस ने किया। चोरी के एक मामले की जांच के दौरान पुलिस ने इस पूरे प्रकरण का खुलासा करते हुए पिता समेत 2 नाबालिग बच्चों को हिरासत में लिया है। कल्याण पुलिस द्वारा गिरफ्तार आरोपियों का चोरी करने का तरीका बेहद अलग था। आरोपी पहले अलग अलग सोसाइटियों में जाकर बंद घरों की रेकी करते थे। इस घर में कोई नहीं है और उस घर कितने समय तक वो घर बंद रहता था, इसकी पूरी जानकारी जुटाई जाती थी। इसके बाद यह जानकारी अपने नाबालिग बच्चों को दी जाती थी। पिता द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर बच्चे बंद घरों के ताले तोड़कर चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। चोरी के बाद नकदी मौज मस्ती में खर्च कर दी जाती थी, जबकि सोने के आभूषण बेचकर पैसे कमाए जाते थे। ऐसा पुलिस जांच में सामने आया। महात्मा फुले चौक पुलिस ने इस पूरे मामले में पिता समेत 2 नाबालिग बच्चों को हिरासत में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी। ऐतिहासिक गोलजू महोत्सव 2026 का 13वां दिवसीय भव्य आयोजन जनोत्साह, संस्कृति और श्रद्धा के रंगों के बीच विधिवत संपन्न हो गया। समापन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि चंपावत को देश का सर्वश्रेष्ठ और आदर्श जिला बनाना राज्य सरकार का विकल्प रहित संकल्प है। मुख्यमंत्री धामी ने 4 मई से प्रारंभ हुए इस सांस्कृतिक एवं धार्मिक महोत्सव की सफलता पर नगर पालिका परिषद चंपावत, जिला प्रशासन एवं समस्त क्षेत्रवासियों को हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि ऐसे आयोजन उत्तराखंड की समृद्ध लोक संस्कृति, पारंपरिक कलाओं और सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। न्याय के देवता श्री गोलजू महाराज की पावन भूमि को नमन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गोलजू महोत्सव केवल मनोरंजन का मंच नहीं, बल्कि चंपावत की सांस्कृतिक पहचान, लोक परंपराओं और ऐतिहासिक विरासत के संरक्षण का मजबूत माध्यम है। उन्होंने महिला सशक्तिकरण को महोत्सव की बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि स्वयं सहायता समूह द्वारा लगाए गए स्टॉलों से स्थानीय उत्पादों को नई पहचान मिली है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मानस खंड मंदिर माला मिशन के तहत जनपद के धार्मिक स्थलों का सुनियोजित विकास किया जा रहा है। मां वाराही धाम, बालेश्वर मंदिर और पाताल रुद्रेश्वर जैसे स्थलों को नया स्वरूप देकर धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही गोलजू कॉरिडोर, शारदा कॉरिडोर, आधुनिक ड्राई पोर्ट, साइंस सेंटर, महिला स्पोर्ट्स कॉलेज,
ISBT, टनकपुर और पेयजल योजनाओं जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं जिले में विकास की नई इबारत लिख रही हैं। महोत्सव के अंतिम 3 दिनों में आयोजित स्टार नाइट कार्यक्रम विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध लोक गायक इंदर आर्य, प्रख्यात गायिका माया उपाध्याय और युवा गायक नीरज चौफाल ने शानदार प्रस्तुतियों से पूरे माहौल को सांस्कृतिक रंगों से सराबोर कर दिया। देर रात तक दर्शक लोकगीतों की धुन पर झूमते नजर आए और इसी के साथ गोलजियो महोत्सव 2026 का भव्य समापन हो गया। अवश्य प्राप्त होता है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि इस भव्य महोत्सव के माध्यम से चंपावत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, लोक परंपराओं और धार्मिक आस्था को व्यापक पहचान देने का सराहनीय प्रयास किया जा रहा है। मैं देख रहा हूँ बहुत बड़ी संख्या में आज चंपावत के हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, हमारे सभी नौजवान, युवा साथी और प्यारे बच्चे आज इस लोक संस्कृति और लोक महत्व के इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।